पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसी लाल सिलहट घाटी, दिन में शांत, रात में डरावनी। आज रात वहां गूंजने वाली आवाजें इंसानों की नहीं होंगी। खूनी मंजर पेश करता है जहां हर परछाई डर की दहशत बनकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। पहाड़ों की ऊंचाई पर बसी लाल सिलहट घाटी हमेशा से भय का दूसरा नाम रही है। दिन में ये घाटी शांत दिखती थी, लेकिन रात होते ही यहाँ की लाल चट्टानों पर अजीब सी नमी उतर आती है, जैसे उन पर किसी अदृश्य प्राणी ने अभी अभी सांस छोड़ी हो। 3 लोग बर्फ को चीरते हुए घाटी की तरफ बढ़ रहे थे। आरव, कबीर और मेजर राघव। तीनों के जूतों से बर्फ चरमराती आवाज कर रही थी, लेकिन हवा में ऐसी खामोशी थी जैसे पूरी घाटी सुन रही हो। रात की काली परत में लाल सिलहट पोस्ट दूर से ही दिखने लगी। दीवारें लाल चट्टानों से बनी, पर उन पर सफेद खरोंचे ऐसे बनी थी जैसे किसी ने नाखून से चीखें खुरच दी हों। कबीर की सांसें तेज हो गईं। सर, यहां कोई रहता तो नहीं? उसकी आवाज फुसफुसाती थी। राघव ने धीरे से कहा, रहता था। अब सिर्फ वही चीजें घूमती हैं जो नहीं दिखती। आरव ने रुककर दीवार को हाथ लगाया। पत्थर ठंडा होना चाहिए था, लेकिन दीवार गर्म थी, जैसे अभी किसी ने इसे छुआ हो। मुख्य दरवाजा आधा टूटा पड़ा था, जैसे किसी भारी चीज ने उसे एक ही झटके में उखाड़ दिया हो। तभी अंदर से धीमी धीमी सांसों की आवाज आई। तीनों तुरंत सतर्क हो गए। आरव ने संकेत किया, धीरे। वो अंदर घुसे। अंदर का दृश्य देखकर लगता था कि चौकी कई महीनों नहीं, कई बरसों से वीरान है। मेजें टूटी, दीवारों पर गहरी खरोंचें, फर्श पर जमी बर्फ और एक जगह लाल दाग, बहुत ताजा। कबीर दहशत में फुसफुसाया, ये दाग अभी के लग रहे हैं। आरव नीचे झुका। दाग गरम थे। अचानक पीछे के कमरे से किसी ने तेज कदमों की आवाज की, पर कदमों की चाल गलत थी, मानो किसी के पैरों की हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ी हों। वो आवाज जो इंसान जैसी थी, पर इंसान नहीं थी। अंधेरे कमरे से एक आवाज आई, मदद करो, कोई है क्या? आवाज पूरी तरह इंसानी थी, मगर उसमें एक बात अजीब थी। वो आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि सपाट थी, मानो कोई रटा रटाया संवाद बोल रहा हो। राघव दबे स्वर में बोला, जवाब मत देना, ये वही है जो आवाजें खाकर वही आवाजें लौटाता है। आरव आगे बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश में रुका हो। अचानक वही आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल कबीर की आवाज में, आरव, मैं हूं, मुझे बाहर निकालो। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, ये मेरी आवाज कैसे? आरव ने उसकी बांह पकड़ी। शांत, अगर ये तुम्हारी आवाज है तो वो तुम नहीं हो। आरव ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था। दीवारें लाल नहीं, काली दिख रही थीं, जैसे किसी ने धुएं से इन्हें जलाया हो। कमरे के कोने में किसी चीज की हल्की कांपती परछाई नजर आई। मानव आकार पर हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई, चेहरा उसकी टांगों की तरफ लटका हुआ, और फिर वो परछाई धीरे धीरे उठने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया, चौड़ा, फटा हुआ, और उस पर कोई चेहरा नहीं, सिर्फ 2 लाल गड्ढे। और अचानक वो परछाई कबीर की आवाज में बोली, आओ, इधर आओ। कबीर डर में 2 कदम पीछे चला गया, पर तभी क्रीचर ने चारों हाथों पैरों से कूदकर आरव पर झपट्टा मारा। धड़ाम! आरव जमीन पर गिरा, क्रीचर ऊपर, उसका शरीर ऐसा भारी जैसे पत्थर ने पकड़ लिया हो। आरव ने तड़पते हुए अपनी कमर से पकड़ने वाला चाकू निकाला और क्रीचर के बाजू में जोर से घूंप दिया। एक अजीब गहरी टूटती हुई चीख निकली, पर क्रीचर पीछे नहीं हटा, बल्कि उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। मांस की परतें खिसककर धीरे धीरे आरव जैसा चेहरा बनाने लगीं। आरव दहशत में लगभग चिल्ला पड़ा। राघव गर्जा, आरव नीचे रहो, और उसने क्रीचर के गर्दन पर जोरदार लात मारी। क्रीचर दीवार से टकराकर गिरा, लेकिन गिरते ही उसने ऐसा कुछ किया जिसने तीनों की रूह जमा दी।
वो हंसा, बिल्कुल आरव की हंसी में। क्रीचर चारों टांगों पर भागा और सीधे नीचे बने अंधेरे तहखाने में कूद गया। नीचे जाने वाले पत्थर के दरवाजे से ठंडी हवा ऊपर आई और उसी हवा के साथ एक नई आवाज, कोई है? कृपया, मैं सिपाही आकाश, मुझे बचा लो। इस बार आवाज बिल्कुल इंसानी थी, कांपती हुई, टूटी हुई। कबीर कांपती आवाज में बोला, सर, ये तो उसी गश्ती दल का नाम था, शायद कोई जिंदा है। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी राइफल कसकर पकड़ी। आरव ने उसकी आंखों में झांका और पहली बार महसूस किया कि मेजर राघव कुछ छुपा रहा है। सर, आप यहां पहले भी आ चुके हैं? आरव ने धीमे पर कठोर स्वर में पूछा। राघव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ, मैं उसी दल में था और बाकी सब यहीं मारे गए थे। कबीर की सांसें रुक गईं। राघव ने आगे कहा, यहां जो छुपा है वो किसी को तब तक नहीं मारता जब तक उसका पूरा चेहरा सीख ना ले। आरव के रोंगटे खड़े हो गए और तभी तहखाने की गहराई से एक नई आवाज आई, आरव, नीचे आओ, हम अकेले नहीं हैं। लेकिन ये आवाज आरव की खुद की थी। रात का धुआं सा अंधेरा अब और गाढ़ा हो चुका था। लाल सिलहट पोस्ट के बाहर बर्फ लगातार गिर रही थी, लेकिन उस बर्फ की आवाज भी चुप्पी में डूब गई थी, जैसे पूरी धरती किसी अनजानी आहट का इंतजार कर रही हो। आनंद, नील और जगदीश तीनों चौकी के भीतर बने पुराने गलियारे में आगे बढ़ रहे थे। गलियारा पत्थरों से बना हुआ था, इतना पुराना कि उसकी दीवारों से मिट्टी झड़ती थी। बीच बीच में हवा ऐसे सीटी बजाती हुई निकलती जैसे किसी घायल आदमी की सांसें चल रही हों। जगदीश की टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़े पुराने खून के दागों पर पड़ी। दाग इतने सूखे हुए थे कि लगता था कोई सालों पहले यहां रेंगता हुआ मरा है। ये दाग नए नहीं, नील फुसफुसाया। जगदीश ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसके कान हर मामूली आवाज पर टिके हुए थे। कुछ ही कदम आगे गलियारे की दीवार में एक लकड़ी का दरवाजा दिखा, आधा टूटा हुआ, आधा झुका हुआ, जैसे किसी ने उसे बाहर से नहीं अंदर से लात मारकर तोड़ा हो। आनंद ने दरवाजे की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो क्या था? जवाब किसी के पास नहीं था। जगदीश ने टॉर्च उठाई और पूरा दरवाजा धकेल कर अंदर गया। कमरा छोटा था। बीच में एक टूटी हुई लकड़ी की मेज, दीवारों पर हाथों के निशान, इतने गहरे कि उंगलियों के कटाव पत्थर में घुस गए थे। ऐसा तभी होता है जब कोई इंसान डर या दर्द में पूरी ताकत से चीख रहा हो। मेज के नीचे एक लोहे का छोटा बक्सा रखा था। जगदीश ने उसे उठाया। बक्से का ढक्कन आधा टेढ़ा था। उसने खोलने की कोशिश की, ढक्कन अटका हुआ था। नील ने अपनी छुरी लगाई और झटके से ढक्कन खोल दिया। अंदर 3 चीजें पड़ी थीं, आधा जला हुआ कपड़े का टुकड़ा, एक टूटी हुई चेन और एक छोटा सा चित्र, किसी औरत का चित्र। चित्र इतना पुराना था कि चेहरा धुंधला हो चुका था, लेकिन आंखें अब भी स्पष्ट थीं। लाल आंचल पहनी एक स्त्री जिसकी आंखों में गहरी दहशत जमी थी। आनंद की रीढ़ में ठंड उतर गई। ये कौन है? जगदीश कुछ नहीं बोला। उसने चित्र को ध्यान से देखा और तभी कमरे के कोने में कुछ खटका। तीनों ने टॉर्चें उस दिशा में घुमा दी। कोने में पड़ा एक लोहे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। कोई हवा नहीं थी, कोई जानवर भी नहीं, फिर भी दरवाजा कांप रहा था, जैसे कोई भीतर से हल्के हल्के धक दे रहा हो। लोहे के दरवाजे का रहस्य। जगदीश ने हथियार कसकर पकड़ा। नील, आनंद पीछे रहना, मैं खोलता हूं। नील ने फुसफुसाया, अगर ये किसी जन्नी जानवर का काम हुआ तो? जानवर दरवाजा नहीं खटखटाते। जगदीश की आवाज ठंडी थी। उसने पकड़ लगाई और पूरा बल लगाकर दरवाजा खींचा। दरवाजा खीं की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी निगल जाए। अचानक नील की टॉर्च हवा में कुछ पर पड़ी, जैसे कोई काला परछाई सा। परछाई बिल्कुल छत से लटक रही थी, धीरे धीरे हल्के हल्के झूल रही थी। आनंद ने सांस रोक ली। ये क्या है?
इसके पहले कि वो पहचान पाते परछाई जोर से हिली, छत से नीचे गिरी और फर्श पर फड़फड़ाती हुई सरकने लगी। नील चीखते चीखते पीछे गिर पड़ा। जगदीश ने टॉर्च उसका पीछा किया। वो कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर भी नहीं। वो था एक सूखा काला कांपता हुआ शरीर जिसका एक हाथ टूटा हुआ था और आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। वो शरीर जमीन पर घिसटता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, बर्फ की तरफ, बाहर की तरफ। जगदीश ने रास्ता रोक लिया। रुको, तुम कौन हो? शरीर रुक गया। उसके गले से एक अजीब हवा जैसी सीटी सी आवाज निकली। पोस्ट। छोड़ दो। नील कांप उठा। हम किसी मुसीबत में आ गए हैं। लेकिन शरीर वहीं गिर पड़ा, हिलना बंद, एकदम शांत, जैसे उसकी आखिरी सांस भी बाहर निकल गई हो। मृत शरीर पर उभरे निशान। अगले ही पल शरीर के सीने पर कुछ उभरने लगा, जैसे खाल के नीचे कोई जल रहा हो। धीरे धीरे निशान बनकर उभरा। 12। नील ने तुरंत कहा, यह तो पोस्ट का नंबर नहीं, कोई गिनती है। जगदीश ने सिर हिलाया। नहीं, ये कुछ और है, कोई चेतावनी या कोई अंदर की गिनती जो अब शुरू हुई है। अचानक लोहे के दरवाजे के पीछे वाली सुरंग में से कदमों की आवाज आई, धीमी, गहरी, लंबी। कोई चल रहा था, और एक नहीं, कई थे। जगदीश ने हथियार उठाया। सब पीछे हटो, कोई आ रहा है। नील की आवाज कांप रही थी। ये इंसान नहीं है जगदीश, ये इंसान नहीं लगते। कदमों की आवाज और पास आने लगी। सुरंग के अंधेरे में से हल्की लाल चमक फैलने लगी, और तभी अचानक कुछ भारी चीज सुरंग की दीवार से टकराई, इतनी जोर से कि पूरा कमरा कांप गया। आनंद चीख पड़ा, ये क्या था? जगदीश ने धीरे से कहा, और उसकी आवाज पहली बार डर से टूटी। जो भी है वो यहां हमें देखने आ रहा है। सुरंग के अंधेरे में से आने वाली लाल चमक अब और तेज हो रही थी। जगदीश, आनंद और नील तीनों कमरे के बाहर खड़े थे, हथियार तने हुए, लेकिन उनकी सांसें बेआवाज हो चुकी थीं, जैसे पूरा शरीर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हो, इस सुरंग में कौन है या क्या है? सुरंग के भीतर से धीमे धीमे खुरचने जैसी आवाज आई, जैसे कोई पत्थर की दीवारों को नाखूनों से रगड़ रहा हो, और उस आवाज में गुस्सा, भूख और किसी अजीब सी तड़प मिली हुई हो। आनंद ने कांपते हुए कहा, जगदीश, ये आवाज इंसानी नहीं लगती। जगदीश की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी उंगलियां बंदूक पर और कस गईं। इंसान हो या ना हो, अगर हमारे सामने आ गया तो मैं उसे रोकूंगा। लेकिन दिल के अंदर जो धड़क रहा था वो ये नहीं कह रहा था कि वो रुकने वाला है, वो कह रहा था, भाग जाओ अभी। अचानक सुरंग की दीवारों पर हलचल हुई। अंधेरा ऐसे हिला जैसे उसके भीतर कोई सांस ले रहा हो, और फिर एक लंबी दुबली टेढ़ी मेढ़ी आकृति सुरंग के मुहाने पर खड़ी दिखी। उसका सिर लंबा था, गर्दन अजीब सी टेढ़ी, हाथ इतने पतले जैसे सिर्फ हड्डियां हों, और आंखों की जगह 2 लाल धुंधले गड्ढे। वो आकृति धीरे धीरे आगे झुकी और एक झटके में चारों हाथ पैरों पर चलती हुई बाहर निकल आई। नील ने चीख मार दी, हे भगवान, ये क्या है? आकृति ने उसकी चीख पर सिर झटका और अगली ही सांस में पागल जानवर की तरह उस पर दौड़ पड़ी। नील पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। आकृति इतनी तेज थी कि उसके पैर जमीन पर छूने की आवाज भी नहीं आई। जगदीश दहाड़ा, नील झुको। नील ने डर के मारे नीचे झुकते झुकते खुद को जमीन पर गिरा दिया। आकृति उसके सिर से ऊपर से निकली और हवा में झूलती हुई दीवार से जा भिड़ी। दीवार पत्थर की थी, लेकिन टक्कर से ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। जगदीश ने निशाना साध कर गोली चलाई। गोली सीधी उस आकृति की छाती पर लगी, लेकिन वो गिरा नहीं। उसका शरीर हल्का सा पीछे झटका और फिर उसी अजीब टेढ़े अंदाज में दोबारा खड़ा हो गया। गोली का असर मानो उसे गुस्सा दिला रहा था। उसके गले से अजीब सी भरी आवाज निकली, जो ना इंसानी थी ना जानवर की तरह, जैसे पत्थर पर किसी ने धातु रगड़ दी हो। आकृति सीधे आनंद पर टूटी। आनंद ने अपनी छड़ी जैसी लंबी टॉर्च दोनों हाथों में पकड़कर घुमाई। टॉर्च जोरदार आवाज के साथ आकृति के सिर से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि आकृति दीवार से जा टकराई और फर्श पर फिसलती चली गई। आनंद हाफते हुए बोला, जगदीश, ये किसी इंसान जैसा नहीं है, ये तो। वो पूरा वाक्य बोल भी नहीं पाया। सुरंग के अंदर से एक और आवाज आई, लेकिन इस बार सिर्फ कदमों की नहीं, कई कदमों की, कई सांसों की, कई परछाइयों की। नील फुसफुसाया, यह अकेला नहीं था। सुरंग के भीतर से लाल लाल गड्ढों जैसा उजाला झलकने लगा, जैसे अंधेरे के भीतर कई आंखें चमक रही हों। दूसरी परछाई का हमला।
पहली परछाई उठने लगी। उसकी रीढ़ की हड्डी खड़खड़ाते हुए सीधे होने लगी। उसकी हर हरकत ऐसे थी जैसे किसी ने मृत शरीर को धागों से बांधकर खड़ा कर दिया हो। जगदीश दहाड़ा, अब और पीछे मत हटो, इसे गिराना पड़ेगा। उसने आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत से उस परछाई को लात मारी। लात सीधे उसके सीने पर लगी। धड़ाम! परछाई इतनी हल्की थी कि हवा में उछलकर कमरे के कोने में जा गिरी, लेकिन गिरते ही वो फिर फड़फड़ाने लगी, जैसे कोई मरता हुआ पक्षी आखिरी झटके ले रहा हो। आनंद ने मौका देखकर फर्श से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। एक घुटी हुई टन सी आवाज हुई। परछाई वहीं थम गई, बिल्कुल स्थिर। नील ने डर के साथ कहा, क्या ये मर गया? जगदीश ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ये मर नहीं सकता, क्योंकि ये जिंदा था ही नहीं। अचानक सुरंग से इतनी तेज चीख आई कि दीवारें कांप उठीं, जैसे किसी ने अंदर सैकड़ों गलों से एक साथ चिल्लाया हो। चीख के साथ हवा का झोंका आया, इतना तेज कि कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लाल लाल कई आंखें सुरंग के अंधेरे में उभरीं और एक ही पल में दर्जनों परछाइयां सुरंग की दीवारों से बाहर निकलने लगीं। धीमी चाल, घसीटते हुए हाथ पैर, मुड़े हुए चेहरे और उस पर लाल धुंधली आंखें, जैसे किसी ने गहरी धरती के भीतर से दफनाए हुए लोगों को खींचकर बाहर निकाल दिया हो। आनंद की आवाज टूट गई। ये कितने हैं? जगदीश ने धीरे से कहा, इतने कि अगर हम यहीं खड़े रहे तो ये हम तीनों को भी अपनी गिनती में जोड़ लेंगे। नील चीखा, तो भागें कहां? जगदीश ने अपने टॉर्च को फर्श की ओर घुमाया। फर्श के पत्थर के बीच में एक लंबी चीरा सी दरार दिख रही थी। दरार ऐसी जैसे नीचे कोई दूसरा रास्ता छिपा हो। यहीं नीचे, जगदीश ने कहा। परछाइयां पास आ रही थीं। आनंद दहाड़ा, जल्दी करो वरना ये सब हमें निगल जाएंगे। जगदीश ने उस दरार के पास घुटने टेक कर अपनी हथेली पत्थर पर दबाई और पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा। नीचे एक अंधेरा कुआं जैसा रास्ता खुल रहा था। नील ने घबरा कर पूछा, ये कहां जाता है? जगदीश ने कहा, वहीं जहां लाल सिलहट पोस्ट का असली राज छिपा है। और पीछे परछाइयां अब दौड़ कर आ रही थीं। जमीन के नीचे दबा सच फर्श का बड़ा पत्थर सरकते ही नीचे से अंधेरे की भारी सांस ऊपर उठी, जैसे नीचे कोई पुरानी दम घोंटू हवा कैद होकर पड़ी हो। नील डर के मारे पीछे हट गया। ये तो किसी कुएं जैसा है। जगदीश ने बिना वक्त गंवाए कहा, नीचे ही जाना होगा, ऊपर ये सब आ जाएंगी तो एक पल भी नहीं छोड़ेंगी। पीछे सुरंग से दर्जनों परछाइयों की फुफकार जैसी आवाजें गूंज रही थीं, तेज, भूखी और पागलपन से भरी। आनंद सबसे पहले नीचे उतरा। उसने रस्सी जैसी पुरानी सीढ़ियों को पकड़कर छलांग लगाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जगदीश ने नील को आगे धकेला। नील, तू भी उतर। अभी नील कांपते हुए सीढ़ियों पर चढ़ा ही था कि एक परछाई गरजती हुई आगे बढ़ी। उसके हाथ इतने लंबे थे कि दोनों दीवारें छू रहे थे। वो सीधे नील की तरफ झपटी। आनंद नीचे से चिल्लाया, जल्दी वरना ये खींच लेगी। नील जैसे तैसे सीढ़ियों पर उतरा और जगदीश आखिरी में नीचे कूद गया। जैसे ही जगदीश का पैर नीचे जमीन पर पड़ा, ऊपर का पत्थर अपने आप वापस बंद हो गया। पूरा अंधेरा, पूरी खामोशी और सिर्फ तीनों की भारी सांसों की आवाज। अंधेरे में पहला कदम। नीचे का कमरा लंबा और चौड़ा था। दीवारें बदबू से भरी हुई थीं, जैसे किसी पुराने तहखाने में सूखे खून और सड़न की परतें जमा हो गई हों। जगदीश ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी हवा में धूल के कणों को चमका रही थी। आनंद ने धीरे से कहा, यह जगह बहुत पुरानी लग रही है, शायद पोस्ट से भी पुरानी। नील ने डरते हुए आगे देखा। पत्थर की दीवारों पर जगह जगह उकेरे हुए निशान थे, कुछ चेहरों जैसे, कुछ हाथों जैसे और कुछ ऐसे जो किसी ने दर्द में नाखूनों से खुरच खुरच कर बनाए हों। जगदीश दीवार के पास गया। उसने हाथ लगाकर निशान महसूस किए। यह कैद खाना था, कोई बहुत पुराना। उसकी आवाज में अनजाना बोझ था। आनंद चौंका। कैद खाना? पर किसका? जवाब उसके बोलने से पहले ही दीवारों से आया। एक धीमी, खुरदुरी आवाज। हम तीनों एकदम पीछे हट गए। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी और वहां दीवार के बीचों बीच उभरा एक चेहरा। सिर्फ चेहरा, जैसे पत्थर की सतह के अंदर कोई इंसानी चेहरा दबा हो।
उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी उभरी हुई जबड़े की हड्डियां किसी बंदी की चीख जैसी लग रही थीं। नील चीख पड़ा, ये जिंदा है, दीवार के अंदर कोई है। उस चेहरे ने दूसरी बार कहा, भागो, वो आ रहे हैं। जगदीश की रीढ़ में ठंड उतर गई। कौन आ रहे हैं? दीवार का चेहरा खामोश हो गया और तभी तहखाने के दूसरी तरफ से जोरदार धमाका हुआ। तहखाने का दूसरा रास्ता धमाके से पूरा कमरा हिल गया। छत से मिट्टी और टूटे पत्थर झड़ने लगे। आनंद बोला, कुछ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। जगदीश टॉर्च लेकर उस दिशा में दौड़ा। वहां एक लंबा पत्थरों का गलियारा था, अंधेरा और सीलन से भरा। उस गलियारे के अंत में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा था। धड़ाम! दरवाजा फिर हिला। नील टटोलते हुए बोला, कहीं वो ऊपर वाली चीजें इधर से तो नहीं आ गईं? जगदीश ने कहा, नहीं, ये आवाज इंसानी जैसी है। दरवाजे पर जोर का प्रहार हुआ। खोलो, कोई है बाहर, खोलो! आवाज में दहशत और डर दोनों थे। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आनंद ने फुसफुसाकर कहा, शायद कोई और भी फंसा है। जगदीश धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे की झिरी से आंख लगाई। अंधेरा था, सिर्फ एक परछाई दिखती थी। टूटी सांसें, थरथराता शरीर। आवाज दोबारा आई, कृपया खोलो, मैं यहां बहुत दिनों से फंसा हूं। नील ने कांपते हुए कहा, ये अगर इंसान हुआ तो? आनंद ने धीरे कहा, और अगर नहीं हुआ तो? तहखाने में अचानक सन्नाटा उतर गया। जगदीश ने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और बहुत धीरे से दरवाजे की कुंडी छुई। कुंडी का बस हल्का सा खटका हुआ और अंदर से वो परछाई बिजली की तरह दरवाजे पर टूट पड़ी। धातु का दरवाजा अपनी जगह से उखड़ते उखड़ते बचा। नील चीख उठा, जगदीश मत खोलो, ये इंसान नहीं है। अंदर से आवाज आई, पर इस बार वो इंसानी नहीं थी। वो गरज जैसी थी, भूखी, तड़पती और पागलपन से भरी। खोलो, खोलो, खोलो! और उसी क्षण तहखाने के पीछे वाली दीवारों पर वही उभरे हुए चेहरे एक साथ रोने लगे। रोने की आवाज इतनी गहरी कि छाती में चुभने लगी। जगदीश की आवाज दब गई। हम एक ऐसी जगह में आ गए हैं जहां मरने वाले भी शांति से नहीं सोते। तभी लोहे के दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमने लगी और तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा चरमराते हुए खुला और भीतर से अंधेरे में लिपटी एक लंबी भयानक आकृति बाहर झुकी। उसकी गर्दन टूटकर एक तरफ लटक रही थी। एक हाथ आधा उखड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें पहली बार लाल नहीं थीं, बल्कि चमकीले सफेद बिजली जैसी, जैसे वो अन्य परछाइयों से अलग, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा जीवित हों। वो तीनों को देखकर फुसफुसाई, तुम देर से आए हो, बहुत देर से। लाल सिलहट पोस्ट की उस रात की खामोशी हमेशा जैसी नहीं थी, बल्कि आज सन्नाटा खुद किसी अनजानी हलचल से कांप रहा था। जगदीश, राहुल और नीलेश तीनों पहाड़ी चबूतरे पर पहुंचे, जहां से पोस्ट का पुराना पिछला हिस्सा दिखाई देता था। घना अंधेरा, टूटी दीवारें और बीच में खड़ी एक लंबी दरार, जैसे धरती का मुंह खुला हो। जगदीश ने हाथ उठाकर दोनों को रुकने का इशारा किया। यहीं से सब शुरू हुआ था, आज यहीं खत्म भी होगा। अचानक वही भारी गहरी सांसें हवा में घुलीं, जैसे कोई विशाल बदन अंधेरे में रेंग रहा हो। नीलेश कांपती आवाज में बोला, ये आवाज ये इंसान की नहीं है। जगदीश ने कपड़े के भीतर छिपा अपना लोहे का डंडा निकाला। यही तो देखने आए हैं। अचानक धरती फटी और भीतर से काला धुंधलका ऊपर उठा। एक ऊंची टेढ़ी छाया दरार से बाहर निकलने लगी। लंबे हाथ, टूटी पसलियों जैसा शरीर और आंखें जो इंसान की नहीं थीं। वो लाल नहीं बल्कि धुएं में जलती राख की तरह चमकती थीं। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या चीज है? जगदीश धीरे से बोला, यही तो लाल सिलहट का पहला मरने वाला चौकीदार है, जिसने मरते समय खुद को भी भूत नहीं रहने दिया। ये कुछ और बन चुका है। छाया गर्जी, तुम लौट आए। उसकी आवाज किसी 3 अलग अलग गलों से एक साथ निकल रही थी। भयावह हमला। वो अचानक तीनों की तरफ झपटा। तेज हवा चीरती हुई रफ्तार में जगदीश ने सबसे पहले वार रोका। लोहे का डंडा उसके हाथ की हड्डियों से टकराया, चिंगारी जैसी चमक। पर वो छाया दर्द महसूस नहीं कर रही थी। उसने दूसरे हाथ से जगदीश की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। राहुल ने जोर से चिल्लाकर पत्थर फेंका। पत्थर सीधे उसके चेहरे पर लगा, पर छाया सिर्फ पीछे झुकी। टूटी हंसी हंसती हुई। कमजोर नीलेश पास पड़ी टूटी लकड़ी उठाकर उस पर टूट पड़ा। लकड़ी उसके सीने में धसी, यानी धसी नहीं, लकड़ी उसके आर पार निकल गई, जैसे उसका शरीर धुएं से बना हो। उसने नीलेश को एक ही झटके में उठा लिया और आधी हवा तक फेंक दिया। नीलेश जोर से जमीन पर गिरा, करहा उठा।
अब वही छाया सीधे राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो पीछे हटता रहा। जगदीश ने जमीन पर पड़े लाल मिट्टी के डिब्बे को देखा। पुराने दस्तावेजों में लिखा था, लाल सिलहट की मिट्टी मृत आत्माओं को कुछ देर के लिए कमजोर करती है। उसने बिना सोचे डिब्बा उठाया और पूरी मिट्टी उस छाया पर झोंक दी। जैसे ही मिट्टी उसके शरीर से टकराई, छाया पीछे हटी। उसके चीखने की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। ये मिट्टी मुझे जलाती है। जगदीश गरज कर बोला, आज तू खत्म होगा छाया। फिर से शक्तिशाली झपट्टा मारकर आई। इस बार गति और भी भयंकर थी। जगदीश, राहुल और नीलेश तीनों ने एक साथ हमला किया। जगदीश ने लोहे का डंडा उसके सिर पर, राहुल ने टूटा पत्थर उसके चेहरे पर, नीलेश ने बची हुई लाल मिट्टी उसकी छाती पर फेंक दी। तीनों वार एक साथ पड़े और पहली बार उस छाया का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज टूटती जा रही थी, तुम भाग नहीं सकोगे, मैं वापस आऊंगा। फिर वो छाया लाल चमक में फट गई और धुएं की तरह हवा में बिखरती चली गई। आवाजें रुक गईं। सन्नाटा अचानक भारी हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं थी। दरार अभी भी खुली थी और उसकी गहराई से धीमी धीमी फुसफुसाहटें उठ रही थीं। एक गया, दूसरा जगेगा। राहुल की रीढ़ में ठंड उतर गई। नीलेश ने डर से जगदीश की तरफ देखा। इसका मतलब? जगदीश ने पहाड़ी के अंधेरे की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, इस पोस्ट में सिर्फ एक नहीं, कई दफन हैं। आज पहला खत्म किया है, बाकी के लिए तैयार हो जाओ। हवा वापस ठंडी हो गई, जैसे कोई नई परछाएं जन्म लेने को रुक रही हो, और लाल सिलहट पोस्ट की रात फिर से जिंदा हो उठी।